हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी सुनीता मैम और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ग्रामर का एक न्यू पॉइंट, जिसमें आप वीडियो में देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम है हमारा वर्ब्स एंड टेंसेज। तो टेंसेज पढ़ाने से पहले वर्ब्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वर्ब और टेंसेज हर क्लास में उतने ही बेनिफिशियल होते हैं जितना कि कंपटीशन एग्ज़ाम में होते हैं। छोटे बेसिस से ही आगे हम बढ़ते हैं और जहाँ अगर हमें वर्ब्स का नॉलेज नहीं होगा, वर्ब्स का ज्ञान नहीं होगा, तो हम टेंसेस को भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इतना तो आपको पता ही होगा कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं और जैसे क्लासेज होती हैं उनमें भी, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 उन सब में ये उतने ही बेनिफिशियल होते हैं। तो चलो, डोंट वेस्ट द टाइम एंड कम ऑन द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द वर्ब्स। वर्ब से वर्ब इज ए वर्ड विच इन्फॉर्म ए स्टेट, प्रोसेस और एन एक्शन। तो वर्ब क्या होती है? एक ऐसे मतलब जो शब्द होते हैं जिनको इन्फॉर्म करती है उनकी स्थिति के, उनकी स्टेट को, उनके प्रोसेस को और उनके एक्शन को। जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डाला है कि मनु गोज टू स्कूल। मनु स्कूल जाती है। तो ये गोज क्या है? गोज एक एक्शन वर्ड है, जाने का काम हो रहा है ना, तो ये एक्शन है। और सी इज एंग्री, तो इज क्या है यहाँ पे? ये स्टेट है, ये स्थिति, इसकी स्टेट, इसके मतलब इसको एक्शन है, ये एक तरह से एक्शन नहीं है, ये स्थिति को दर्शा रहा है कि स्थिति कैसी है, इसकी एंग्री है। ठीक है। द वाटर इज हॉट, तो वाटर कैसा हॉट है, ये भी इसकी स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और द वाटर इज बॉइलिंग, और इसमें आप देख रहे हैं कि जो वाटर है वो बॉइलिंग हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस में चल रहा है, इसकी ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो जो इस एक्शन को, स्टेट को, प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है वो वर्ब्स कहलाता है। अब आप देखेंगे कि वर्ब्स भी काफ़ी इसके क्लासिफिकेशन हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स में हम देखेंगे देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्टली तो हम इसके जैसे मैन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे। जैसे एक्सुलरीज वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम उसे एक्सुलरीज वर्ब भी बोल सकते हैं, जिनमें मॉडल्स वगैरह भी आ जाती हैं। दूसरा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मैन वर्ब्स के जो पार्टीशन होते हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे मैन वर्ब्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट तो है इंटेंसिव और सेकंड है एक्सटेंसिव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव किसके पार्ट हैं? मैन वर्ब के पार्ट्स हैं। तो इंटेंसिव वो होता है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें सब्जेक्ट की तारीफ की जाती है, उसके मतलब सीधा सीधा उसके सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है वो, तो वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसमें बी फॉर्म होते हैं, जैसे सिम, लुक, अपीयर, फील। एक एग्जाम्पल मैं जैसे दूँ, यू लुक ब्यूटीफुल। तो यू लुक ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कौन है? यू दिखाई दे रहा है ना, तो ये सीधा सीधा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? यू। फिर हम देखते हैं एक्सटेंसिव, डोंट टेक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें जिस तरह से हमने इंटेंसिव में देखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उसी तरह से एक्सटेंसिव में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं। डायरेक्ट तौर पे हम ये क्लियर हो जाता है। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। तो इसमें कोई सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ती हूँ, कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है किसी की कि कैसा है कैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है। फिर हम देखते हैं एक्सटेंसिव में भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो जिस तरह से हमने इंटेंसिव में देखा कि हाँ सब्जेक्ट की बात हो रही थी कॉम्प्लीमेंट की, और नीचे ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ट्रांजिटिव मीन्स टेक ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव मीन्स डोंट टेक ऑब्जेक्ट। आई होप आई नो दैट ये क्लियर नहीं आ रहा है। जैसे ट्रांजिटिव टेक ऑब्जेक्ट, राम किल्ड ए स्नेक, राम ने एक सांप को मारा। तो राम किल्ड ए स्नेक, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ राम किल्ड, राम ने मारा, तो मतलब ये अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा कि राम ने क्या मारा, किसको मारा। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो यहाँ पे जरूर नहीं कि स्नेक ही डाली है, हम एक काव या एक कैट, एक डॉग कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, और वो किससे क्लियर होगा? विद ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट डालेंगे उसी के साथ वो क्लियर होगा। जैसे हरीश रोट ए लेटर, हरीश ने एक लेटर लिखा। तो जब तक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे हमारा सेंटेंस क्लियर नहीं होगा।
फिर हम देखते हैं कि इंट्रांजिटिव में डोंट टेक ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। द बेबी स्लीपिंग, बेबी सो रहा है, ज़रूरत ही नहीं है हम यहाँ पे, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये चल रहा है कि द बेबी स्लीपिंग, द स्कूल ओपन्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये सेंटेंस क्लियर हो रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे हमने पीछे क्लियर किया है, इसमें हम देखते हैं कि मोनोट्रांजिटिव मीन्स टेक वन ऑब्जेक्ट, जिसमें वन ऑब्जेक्ट लिया जाता है। फिर है डिट्रांजिटिव जिसमें टेक टू ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं, टू ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाले हैं, यू बीट ए डॉग, तुमने किसको मारा, डॉग को मारा। देखो इसमें हमने यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, वन ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमें, सिर्फ वन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, मोनोट्रांजिटिव है। फिर हम देख रहे हैं कि आई टीच यू इंग्लिश, तो यू ऑब्जेक्ट हो गया, एक इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए ना इसमें, तो ये क्या हुआ हमारा, डिट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे आई से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, इंग्लिश जुड़े हुए ना, कौन पढ़ा रहा है, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, आई पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ा रहे हैं, यू को पढ़ा रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर है वी कॉल गांधी बापू, तो वी कॉल गांधी बापू, तो गांधी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और बापू क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो हमने ऊपर देखा था कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट किसको दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट किसको दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है, ना कि सब्जेक्ट को दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जैसे गांधी तो ऑब्जेक्ट हो गया और गांधी को क्या बोला जाता है, बापू, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ देखते हैं, हम एक नोट देखते हैं कि वी विल डिस्कस द एक्सुलरीज वर्ब, या फिर जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा करेंगे हम, एक्सुलरीज वर्ब। पीछे मैंने आपको टू टाइप्स बताया, एक तो होता है मैन वर्ब और दूसरा होता है एक्सुलरीज वर्ब। ठीक है, तभी हमने मैन वर्ब के बारे में पढ़े, उनके डिवाइडेशन के बारे में पढ़े। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एक्सुलरीज वर्ब के बारे में। तो ये टू टाइप्स की होती है, जैसे फर्स्ट रेगुलर वर्ब, या फिर जिसे हम वीक वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपने देखा होगा कि तीन, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं ना। जैसे हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सामने तीन फॉर्म में, किसी में हमें फर्स्ट फॉर्म में यूज़ लेना होता है, किसी में सेकंड यूज़ लेना होता है, किसी में थर्ड यूज़ लेना होता है। तो जो सेम होती हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। जैसे किसी में प्लेड, तीनों फॉर्मों में वो सेम चेंज होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, और फिर सेकंड है इरेगुलर वर्ब, और जिसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोल सकते हैं। तो वही थ्री वर्ब्स होती हैं, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जो तीनों बार चेंज हो जाती हैं वो इरेगुलर वर्ब कहलाती है, यानी उसमें स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं वो। तो इसके भी 3 या 4 पार्ट में ये डिवाइड होता है, जैसे गेट, गोट, गोटन। ठीक है, तीनों में अलग अलग है। फिर गो, वेंट, गोन, तीनों में अलग है। बैट, रन, रेन, रन, कैच, कॉट। ठीक है, और इसमें आप एक ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जैसे किसी मतलब तीनों फॉर्म इसकी चेंज होती है, जैसे गेट, गोट, गोटन में, गो, वेंट, गोन में। ठीक है, और किसी में ये तीनों फॉर्म सेम रहती है, जैसे बैट। ठीक है, और किसी में इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं, और जबकि सेकंड फॉर्म इसकी चेंज हो जाती है। और किसी में इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, और किसी में फर्स्ट फॉर्म सेम ये अलग होती है। ठीक है, तो मतलब तीनों फॉर्म कुल मिला के आप समझने वाली बात ये है
कि तीनों फॉर्म आपको अलग मिलेंगे, ऊपर वाले में सेम मिलती हैं। तो सेम मिलती है वो रेगुलर वर्ब हो गई, और जो सेम ना हो वो इरेगुलर वर्ब हो गई। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक वर्ब्स है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको बेनिफिशियल रहा है आपके लिए, तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, बाय बाय।